दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख। आप सभी का स्वागत है CTV हेल्प डेस्क इस खास कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते हमने डॉक्टर अनन्या दीक्षित जी से चर्चा की थी मेल इनफर्टिलिटी इस विषय पर। आशा करते हैं पिछले कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और आगे भी रहेगी। और आज हमने जो विषय लिया है वो है पोस्ट डिलीवरी मैटरनल कंसर्न, मतलब कि डिलीवरी के बाद आने वाली समस्या तथा डिलीवरी के बाद ध्यान रखने वाली बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा में आज फिर हमारे साथ है डॉक्टर अनन्या दीक्षित। डॉक्टर अनन्या, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद महिलाओं में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आ सकती हैं। बहुत सारी हैं। हम ऑर्डर में जाते हैं, पहले हम देखते हैं कि डिलीवरी कौन सी प्रकार की है, नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सिजेरियन है। उस हिसाब से लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, जैसे कि मसाज कब करना, बच्चे को दूध कब से पिलाना, नहाना कब से, सिर धोऊं क्या, खाना क्या खाऊं, कब से खाना शुरू करूं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। आमतौर पर डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो महिलाओं को होती है और ऐसी कौन सी रेयर समस्याएं जो कुछ ही महिलाओं को होती है? काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को होती है, मतलब कि काफ़ी सी चीज़ें जैसे कॉमन है और कुछ ही चीज़ें हैं जो कुछ महिलाओं को होती हैं। जैसे कॉमन चीज़ों के बारे में तो अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। जो कुछ ही महिलाओं को होती है उनके बारे में हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी और नीचे टाँका लगा है तो उसमें दर्द होना, या फिर समझिए सीज़र हुआ है और उसमें जो टाँका लगा था उसमें से पानी निकलना बाहर, या फिर उस टाँके में ज़्यादा पेन होना एंगल्स में, या फिर सोचो लंबे समय तक ब्लीडिंग जाते रहना, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जाना शुरुआत से ही, इतनी ब्लीडिंग कि आप डिजी होने लग रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, या फिर क्लॉट्स निकलना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बताऊंगी कि उसमें से कितना नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कब आप नॉर्मल को एबनॉर्मल कंसिडर करने लगते हो और कब उस नॉर्मल को आप छोड़ के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल सकते हो। पहले के टाइम में कुछ समय पहले ऐसा देखा जाता था कि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होती थी और महिलाओं की भी मृत्यु काफ़ी होती थी डिलीवरी के दौरान, लेकिन आज तो काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन हमें उसके बारे में बताइए कि उसके डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के दौरान और उसके बाद में किन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। मुझसे ना ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल सीज़र के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग सीज़र क्यों करा रहे हैं, और पहले तो ऐसे नहीं होता था, फिर भी बच्चे होते थे। तो इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि माँ की मृत्यु का रेट, यानी कि कितने मृत्यु हो रही हैं और बच्चे कितने मृत्यु हो रहे हैं, उस पर डिपेंड, इस रेट पे डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। अगर ये रेट बहुत ज़्यादा होगा मतलब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, ऐसा है। तो क्या हुआ, हमने देखना शुरू किया कि हाई रिस्क मदर्स कौन सी हैं, उनकी प्रेगनेंसी किस तरीके से प्रोसीड कर रही है। जब वो लेबर पेन्स उनको रहते हैं तब भी हम पूरे टाइम बच्चे की मॉनिटरिंग, माँ की मॉनिटरिंग रखते ही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो मोस्टली घर में रहते थे, एकदम आखिरी में हॉस्पिटल जाते थे या फिर घर में ही डिलीवरी होती थी उनकी। अनट्रेंड दाई करती थी डिलीवरी। अब हमने दाई को ट्रेन करा है, हमने मिडवाइफ को रखा है, हमने डॉक्टर्स को रखा है, हमने ट्रेन नर्सेस को रखा है। सो हमारी जो भी डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, हम डेथ को काफ़ी अवॉइड कर देते हैं, बच्चे की हो या माँ की हो। और जो डिलीवरी से रिलेटेड जो टाइम होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो मदर का और बेबी का, हम ऐसी कोशिशें करते हैं। तो क्या हुआ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अब तो ये पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, नॉर्मल से होने नहीं वाला, या फिर बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, रिस्की है, तो मैं वो रिस्क लूँगी ही नहीं, मैं उस सेक्शन के लिए तुरंत शिफ्ट कर दूँगी। तो उससे आधी डेथ रुक गई, माँ की हो या बेबी को। चलो इससे भी बेहतर, मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही पता था कि इस बेबी में हाई रिस्क है, कोई मालफॉर्मेशंस हैं, या फिर बच्चे की नाल कुछ गलत जगह है, या फिर माँ की कोई हार्ट को तकलीफ है, या फिर माँ की जो कमर है उसका साइज़ छोटा है जिससे बच्चा बाहर नहीं आ सकता है, या किसी भी तरीके की तकलीफ, पानी कम है वगैरह वगैरह। तो उनको भी मैं नॉर्मल का ट्रायल नहीं दूंगी ना, मैं उनका टाइम भी बचाऊंगी और जिस स्ट्रेस पीरियड से जाने वाले हैं मदर या बेबी वो भी बचाऊंगी और उन्हें सीजर के लिए शिफ्ट कर दूंगी। तो उससे सीजर का रेट ज़रूर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सीजर जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी भी तो बढ़ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट है कि हमारा कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम पुअर हेल्थ और पुअर बेबीज एंड पुअर मदर नहीं दे रहे इस कंट्री को, इसलिए आजकल ऐसा दिखता है कि सीजर के ज़्यादा हो रहे हैं, सीजर ऑपरेशंस।
डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि इसके बाद क्या ख्याल रखना चाहिए महिलाओं को, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, सैनिटाइजेशन, लंच केयर, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी है उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से। एक है यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की मदर और यहाँ हमारे पास है सेक्शन की मदर। नॉर्मल डिलीवरी की मदर है, हम बोलेंगे कब से उसको फीड कराना है। दोनों का एक जैसा है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फीड कराना शुरू कर दो। आधे घंटे के अंदर भी अगर आप माँ के स्तन में लगाते हो बच्चे को, एक्सेप्टेबल है, करा दो। दूसरा ये है कि सेक्शन है, मदर तो ऑपरेशन थिएटर में है, बेबी बाहर है रिलेटिव्स के पास, या समझो बच्चे के डॉक्टर उसे देख रहे हैं, तो वो जो उतना जो टाइम पीरियड होता है उतना थोड़ा लैग होता है तो चलता है। ज़्यादा लैग होने वाला होता है, मतलब खींचने वाला होता है टाइम, तो जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं वो खुद ही बच्चे को फर्स्ट फीड दे देते हैं ऊपर का, कि बच्चा भूखा ना रहे, उसके बाद मदर की फीड लगा देंगे। इन एनी कंडीशंस हम यही कहते हैं कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी माँ की फीड दे दो। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके सिर्फ कुछ ही रीजंस होते हैं कि हम माँ को फीड नहीं दे पा रहे हैं। माँ क्रिटिकल कंडीशन में है, बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में, माँ या मदर साथ में नहीं है, आईसीयू में है, उसमें से कोई एक ऐसा कुछ, या फिर माँ का ऑपरेशन को टाइम लग रहा है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है जिसमें हम बोलते हैं माँ और बच्चे को अलग कर दो। सिवाय आपका कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी हो गया है, या फिर आपके स्तन का कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, वहाँ पे कोई लोकल इन्फेक्शन जो हमें लगता है कि बच्चे के पेट में चला जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन है तो ही, नहीं तो हम साथ में रखते हैं। इसलिए कई सारी महिलाएं बोलती हैं कि अरे पहले दिन दूध नहीं आ रहा है तो पहले 1-2 दिन नहीं दें तो चलेगा क्या, बाद में आएगा तो मिलेगा। हमारे बॉडी में एक मिल्क रिफ्लेक्स होता है, ये हमारे ब्रेस्ट होते हैं, ये आप समझो ये निपल एरिया है, और आसपास का जो डार्क एरिया होता है उसे हम कहते हैं एरियोला। जब बेबी निपल और एरियोला को सक करता है तब वहाँ से नर्व्स जाती हैं हमारे ब्रेन में, और वो बोलती हैं कि अब मिल्क छोड़ो, और फिर वहाँ से वापस से नर्व्स नीचे आती हैं और वो मिल्क का रिफ्लेक्स को बढ़ाती हैं। तो अगर मेरा बेबी का सक करने का स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, मैसेज ही नहीं जाएगा ना ऊपर की छोड़ो, और ऊपर मैसेज नहीं जाएगा तो नीचे नहीं आएगा छोड़ो, तो दूध आएगा ही नहीं ज़्यादा। इसलिए अगर आपको दूध बढ़ाना है, आपको चाहिए कि फर्स्ट डे एडिक्वेट फीड रहे, आगे भी एडिक्वेट फीड रहे, तो उसका बेस्ट उपाय ये होता है कि आप माँ और बच्चे को साथ में रखो, बॉडी टच करके रखो, और उसे बार बार फीड लगाओ। हर 2 घंटे में उसे फीड के लिए लगाओ माँ के पास। अगर 2 घंटे से पहले बच्चा रोता है तो 2 घंटे के पहले लगा दो। लेकिन इसका ये उपाय नहीं है कि आप पहले 2-3 दिन सिर्फ ऊपर का दूध दिए जा रहे हो और बच्चे को माँ से लगा नहीं रहे हो, मम्मी का फीड ही नहीं आएगा ना फिर। तीसरी बात, हमने पहले बात कर ली कि कब शुरू करना, दूसरी हमने बात की कि कैसे बढ़ता है मिल्क रिफ्लेक्स, क्या होता है मिल्क रिफ्लेक्स। तीसरी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम नाम की क्या चीज़ होती है, ये ना सिर्फ शुरुआत के 3 या 4 दिन में ही सिक्रीट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, माँ से आने वाले जितने भी तथ्य होते हैं सबसे ज़्यादा इतने दिन होते हैं, जिसे हम हिंदी में चीक कहते हैं, है ना, चीक। तो वो जो चीक होता है ये गाढ़ा गाढ़ा सा आता है, पानी जैसा लगता है शुरुआत के दिनों में, वो एग्जैक्ट मिल्क के कलर का नहीं होता, वाइट, ऐसा वाटरी या फिर लिटिल येलो ऐसा कलर का रहेगा, मोस्टली वाटरी रहेगा। कोलेस्ट्रम की बहुत खासियत होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसमें माँ से आने वाले जितने भी आपको प्रोटेक्टिव चीज़ें मिलेंगी ना वो सब उसमें होंगी। उसका बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स बेबी में मिलता है। अगर आपने सोचो 4 दिन फीड ही नहीं लगाई कि आता ही नहीं है शुरुआत में, तो ऊपर से दे दो, तो आपको लगता है कोलेस्ट्रम आपको 5वें दिन मिलेगा, नहीं, वो तो रुक जाएगा। और उसके बाद आपको हो सकता है कि मिल्क सिक्रीशन भी और कम हो जाए, बहुत कम, क्योंकि 5 दिन जो डिलीवरी के कारण उसके जो हार्मोन्स रिलीज हुए थे, जिन्होंने कहा था मिल्क सिक्रीशन शुरू करो, अब उस सिक्रीशन का स्टिमुलस ही नहीं मिला बेबी का निपल को, तो इसलिए वो सिक्रीशन ही नहीं होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी लगाना ज़रूरी है। अब आप बोल रहे हो कि बेबी आईसीयू में है, बेबी हफ्ते भर बाद आएगा, तो कैसे करना है? उस दौरान आप ये कर सकते हो कि आप खुद से मैनुअल मसाज करके अपना मिल्क सिक्रीट करवाते रहो, या फिर डॉक्टर से पूछो कि उसको सिक्रीशन मैं अपना मिल्क फीड करा सकती हूँ क्या, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ टाइम देते हैं जब आपकी फीड भी शुरू होती है, और अगर उसे टॉप फीड देना तो वो डॉक्टर अपने आप फार्मूला फीड्स वगैरह देते हैं। फार्मूला फीड्स, टॉप फीड, ये सब चीज़ें ना रिजर्व इन्हीं चीज़ों के लिए है कि जब डेस्परेट कंडीशंस हो तब हम उसे दें, हम उसे रेगुलर में ना दें। माँ की फीड का इम्पोर्टेंस अलग है, फार्मूला फीड का इम्पोर्टेंस अलग है, इसलिए उनको वहाँ रखा गया है। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन क्या रखें हम।
कुछ माएँ लेटा के पसंद करती हैं, कुछ बैठ के पसंद करती हैं, कुछ पीछे टिक के पसंद करती हैं, कुछ एक हाथ से पकड़ के पसंद करती हैं। और ये सारी जो पोजीशंस हैं इनकी हम आपको अभी तस्वीर दिखा के आपको क्लियर कर देंगे कि कितनी पोजीशंस होती हैं। मोर देन 1 पोजीशंस है, इट इज़ ओके, आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हो। पर 1-2 पोजीशंस के बारे में मैं खुद से बताना चाहूँगी। अगर आप लेटा के कर रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करिए कि बेबी का हेड ऊपर रहे, बॉडी नीचे रहे। अगर आप लिटाए हुए हैं, जैसे कि ऐसे आप लिटा के अगर फीड कर रहे हैं, तो जैसे हम ह्यूमंस में बोलते हैं लेट के पानी मत पियो ठसका लग जाएगा, वैसे ही बच्चे का भी होता है, लेट के पानी दूध मत पिलाओ ठसका लग जाएगा, विंड पाइप में चले जाएगा, कई बार मृत्यु भी हो जाती है इससे। और ये चीज़ें वो है ना जो अवॉइडेबल है ना, तो उसको अवॉइड करो। अगर आप लेट के पिला रहे हो तो ऐसा कर लो, तकिया रख लो, एक हाथ नीचे रख लो और फिर पिलाओ, तो सिर ऊपर रहेगा, बॉडी नीचे रहेगी, तो उसका पेट में ही जाएगा दूध। बेस्ट पोजीशन लेटना 1-2 दिन, क्योंकि अगर पोस्ट सीजर वाला पीरियड रहता है, माँ थकी होती है डिलीवरी के बाद, आप लेट के करा रहे हो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी, तो ठीक है 1-2 दिन एक्सेप्टेबल है। आप बैठ के कराओ तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि आपको लॉन्गर टर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन बैठ के लगने वाली है। बैठ के कराना कैसे है, अपनी बैक को प्लीज़ स्ट्रेट रखने का ट्राई करिए, क्योंकि इस वक्त आप जैसा अपना पोस्चर बनाएंगे ना वैसे ही आपका पोस्चर आगे बनेगा। अनगिनत महिलाएं आती हैं हमारे पास, ये कहेगी कि डिलीवरी के बाद पूरी बैक पेन करती है। पूरी बैक क्यों पेन करेगी बताओ? एक रीज़न है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद थोड़ी बढ़ जाती है। जो नॉर्मली आपको कैल्शियम आप डाइट से कंप्लीट कर लेते हो उससे थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो एक तो ये होता है कि कमी है, दूसरा ये होता है कि आपकी पोजीशन बिगड़ी हुई है। आप आदत होती है ऐसे फीड करने की माओं की कि ब्रेस्ट और बेबी के बीच में गैप ज़्यादा ना हो पाए। बेहतर तरीका ये भी तो है, आप नीचे तकिया रख के सीधा कर लो, पीछे टिक जाओ और ऐसे फीड करा लो, राइट। सो अपनी पोजीशन सही रखिए। इस दौरान आप जैसे चलोगी, अगर आपकी आदत पेट दबा के चलने की है, इस तरह की पेट में जोर ना आए, या फिर बच्चे को फीड कराते वक्त आपकी झुके रहने की आदत है, कंटिन्यूस बैक अगर आपकी रॉन्ग पोस्चर में रहेगी तो आपका पेन होगा और आपका रॉन्ग पोस्चर फिर आगे भी मेंटेन हो जाएगा। तो आप देखो वो पेन तो फिर आपको बहुत सालों चलने वाला है। पेन किसी चीज़ से फिर जाने उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, पर क्यों आप अननेसेसरीली अपने आप को क्यों आपको समस्या से एक्सपोज करना, राइट? वो एक वजह भी होती है या होती है। अब नेक्स्ट है कि मैंने जैसे आपको कहा बैठ के कराना है, तो इस जो बेबी का हेड होता है, ये बॉटल का ढक्कन आप हेड समझो, तो हेड को आप अपनी कोहनी में रखिए जिससे आप उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर पाते हो, तो कंफर्टेबल है ये पोजीशन। यहाँ पे रहेगा तो आप कैसे करोगे ना, आपको फिर से यही होगा कि आपको अपना पोस्चर चेंज करना पड़ेगा अगर आप उल्टे सीधे जगह रखोगे तो। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बेबी और आपकी ब्रेस्ट के बीच में गैप ज़्यादा हो रहा है तो आप नीचे तकिया रख लो, दैट इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। अब हमारे ब्रेस्ट फीड के ना, ये 2 पोजीशन के बारे में मुझे अलग से बताना था। अब हमारे ब्रेस्ट फीड के ना पार्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रम होता है जो सबसे पहले निकल जाता है, फिर उसके बाद 3 पार्ट्स होते हैं, फोर मिल्क, मिड मिल्क और हाइंड मिल्क। इसका मतलब होता है फोर यानी आगे वाला मिल्क, मिड यानी बीच वाला मिल्क और हाइंड यानी पीछे वाला मिल्क। तो इन तीनों मिल्क के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा वाटर किस में होगा, सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में होंगे, सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन्स किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, ऐसा होता है। इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी ब्रेस्ट चेंज कर रहे हो या जल्दी जल्दी बेबी के फीड्स रोक दे रहे हो तो उसको सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलेगा। पर फीड आप हर 2-2 घंटे में बच्चे को लगाओ और पर फीड कोशिश करो कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स तक रहे। बेबी सो जाते हैं बीच में, नॉर्मल है। अच्छा, एक मैं आपको रोकना चाहूँगी थोड़ा सा कि ये भी हमारे इसमें सुनने को मिलता है हमारे समाज में कि राइट का ज़्यादा फीडिंग करवाना चाहिए और लेफ्ट का उसमें वाटर होता है तो नहीं करवाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ब्रेस्ट बराबर होते हैं, दोनों का रिफ्लेक्स बराबर आता है क्योंकि दिमाग एक ही है, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्स छोड़ता है वैसा नहीं बोलता एक गंदा है उसको नहीं भेजूंगा, मैं दूसरे को भेजूंगा। वो एक मिथ है, हम मिथ को बर्स्ट करेंगे, अभी काफ़ी सारे मिथ आएंगे इस दौरान हमारे पास। दोनों ब्रेस्ट का बराबर आता है, प्लीज़ दोनों ब्रेस्ट का लगाओ। आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, अगर इस घंटे आपने लेफ्ट ब्रेस्ट का लगाया है तो नेक्स्ट टाइम जब आप फीड करो तो राइट में कराओ, ऐसे ऑल्टरनेट चलो जिससे सारे कॉम्पोनेंट्स बेबी को मिले। अभी जैसे मैंने कहा कि बच्चा सो जाता है बीच में, तो सोने दो, वो बच्चों का होता है, वो पीते पीते सो जाते हैं, उठते हैं फिर से पीने लग जाते हैं, तो उसे सोने दो। अगर बिल्कुल ही नहीं पी पा रहा तो आप उसके पैर को थोड़ा सा ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हो, तलवों को
यूँ कर सकते हो, उससे वो स्टिमुलेट होते हैं तो फिर से उठ के पीने लग जाते हैं। ऐसा दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको अटेंशन पे करना होगा। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेस्ट की केयर कैसे लेनी है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप तो सेम डे बेदिंग शुरू कर देते हैं। समझो सेक्शन हुआ है आपका या किसी वजह से नॉर्मल के बाद आप नहा नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट ब्रेस्ट की और पेरिनेल एरिया, मतलब कि जहाँ से डिलीवरी होती है, संबंध का जो रास्ता है, उसकी केयर तो होनी ही चाहिए। उसके लिए तो कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है कि ना हो तो चलेगा, क्योंकि नीचे आपका ब्लड जाते रहेगा, तो ब्लड बहुत अच्छा कल्चर मीडिया होता है किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसकी केयर करिए आप। सेकेंड होता है आपके ब्रेस्ट की केयर। बेबी अटैच हो रहा है वहाँ पे, अभी आपकी नॉर्मल बॉडी जैसा नहीं रहा कि आप अपर बॉडी को बुखार है 2-3 दिन ना नहाओ, स्पंजिंग कर लो, नेक्स्ट डे आप 4 दिन बाद नहा लो तो चलेगा। सो अभी ब्रेस्ट की केयर कैसी करनी है, क्या नहीं लगाना है। सैनिटाइज़र मत लगाओ, डेटॉल सेवलॉन मत लगाओ। डेटॉल और सेवलॉन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए। एक बकेट में आप इतना सा ढक्कन डेटॉल डालते हो, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए होता है। अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट में एक ढक्कन डेटॉल, ऐसे साबुत डेटॉल लगा दोगे तो कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो बेबी के भी तो मुंह में पेट में जाएगा। तो अगर आप 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल यूज़ कर रहे हो इन 1 लीटर ऑफ वाटर या फिर इन 1 मग ऑफ वाटर, तो मैं कहूँगी कि उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से एक बार उसको क्लीन कर लो, कोई गॉज पीस लेके या फिर कोई कॉटन पैड लेके जो साफ़ हो, उससे आप क्लीन कर लो। इस वक्त जो भी आप कपड़ा यूज़ करेंगे खुद के लिए, बेबी के लिए, उसको रेगुलरली धोइए। ये तो यूज़ ही होता रहता है तो 2 दिन तक चला रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये सारे सिक्रीशंस हैं, इधर बेबी सिक्रीशन या फिर मदर के सिक्रीशंस हैं उसमें। तो ये आप मुझे बताओ ना, थूक निकलता है, नाक निकलता है, सुसु का जो पार्ट होता है, आप उन सब के कपड़ों को नॉर्मली चलाते नहीं रहते ना। सो जस्ट बिकॉज कंसिडर करके कि नेचुरल है तो चलते रहेगा, तो ऐसा नहीं करो। हम स्टोन एज मैन नहीं है, हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं, हमको साफ़ सफाई ज़रूरी है, अब हमको बीमारियाँ होंगी, ये है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट को कैसे क्लीन करना है। नॉर्मल कॉटन पैड लीजिए या फिर कोई कॉटन क्लॉथ लीजिए और उसको पानी से पोंछिए अपने ब्रेस्ट को हमेशा। बेबी के फीड कराने के पहले तो खास करके पोंछिए। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है आप तुरंत नहा सकते हैं। अगर आपका सेक्शन हुआ है तो मैं कहूँगी कि जो स्टिच का पार्ट है उसमें आप या तो प्लास्टिक बांध लीजिए या तो फिर पेट को गीला करना कम्प्लीटली अवॉइड करिए। लोअर बॉडी को आप धो सकते हैं, ठीक है। स्टिच को हमें गीला नहीं होने देना है, ड्रेसिंग को गीली नहीं होने देना है, क्योंकि मॉइस्चर से इन्फेक्शन आता है। हमें उस जगह को सूखा, ड्राई और एकदम अनटच्ड रखना है, क्योंकि हमने उसको बहुत ही स्टराइल कंडीशन में ओटी के अंदर ड्रेसिंग किया है जहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो हमें बाहर से कोई इन्फेक्शन लगाना नहीं है। नीचे की जो बॉडी है उसको धो लो, साबुन से धो सकते हो, पानी से धो सकते हो, वार्म वाटर से धो सकते हो, कोल्ड वाटर से धो सकते हो, हर टाइप के वाटर से धो सकते हो। जो अपर बॉडी है उसमें आप पीछे सिर करके सिर धो सकते हो। ये पता नहीं क्यों मिथ है कि सिर नहीं धोना है, सिर धो सकते हो आप। 40 डेज तक सिर नहीं धोना है, जुएं हो जाएंगी, गंदगी हो जाएगी। बिल्कुल सिर धो सकते हो आप। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपको सिर नहीं धोना चाहिए। आपका दिमाग बोन के अंदर है, बाल बहुत ऊपर है। आप अपना प्रेफरेबल वाटर यूज़ करिए, आपको जो पसंद आता है। बेसिक चीज़ें अवॉइड करिए। ठंडियों में ठंडे पानी से मत धो, सर्दी हो जाएगी, फिर बोलोगे डॉक्टर ने बोला था सिर धो सकते हो, मेरे को उससे हुआ प्रॉब्लम। इट्स नॉट लाइक दैट। अपने सारे कंडीशंस कॉमन सेंस यूज़ करिए। जो अपर बॉडी है उसकी आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, ओके। सो अगर स्टिचेस हैं तो उसको अवॉइड करिए, बाकी एरिया की आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, बगल वगल सब धो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है, अब मुझे कॉमनली पूछते हैं मसाज कब से शुरू करें। नॉर्मल डिलीवरी है तो आप कर लीजिए, पर आपका ना यूट्रस होता है ना, देखो जैसे हमारा यूट्रस की पोजीशन होती है, ये जो कमर की हड्डी होती है उसके अंदर नॉर्मली होता है। जब प्रेगनेंसी होता है तो यूट्रस यहाँ तक के बढ़ जाता है उस बच्चे को रखने के लिए। अब डिलीवरी के बाद वो वापस नीचे आ रहा होता है, तो तुरंत बाद तो वो नाभि तक पहुँच जाता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मरोड़ते हुए अंदर जा रहा होता है। तो इसलिए आपको पूरे टाइम में कैसा हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द चलते रहता है, क्योंकि यूट्रस वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जा रहा है। अब इस दौरान अगर आप मालिश करेंगे ये मुझे यूट्रस यहाँ फील हो रहा है, अब मैं उसके ऊपर थोड़ा मालिश करूँगी तो पेन बहुत बढ़ेगा आपका उस वक्त, और साथ में हो सकता है आपकी ब्लीडिंग भी होने लग जाए। इसलिए अवॉइड करिए कि आप अपने पेट में बहुत तेज मसाज करें। इसलिए अवॉइड करिए कि पेट में मसाज तेज़ ना हो।
या फिर अगर आपका सेक्शन हुआ है तो मैं बोलूँगी कि पेट के एरिया को थोड़ा अनटच रखिए, फॉर सिंपल रीजंस कि मुझे पूरी वहाँ पे केयर लेनी है आपकी स्टेरिलिटी की। अगर आपके हाथ में यहाँ कट लगा है तो आप उस कट के ऊपर तो नहीं ही करोगे ना मालिश, आप पूरी जगह कर लो ना, इस यहाँ पे मत करो। बेस वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो मैं ऑर्गन डीप गई हूँ, स्किन से काटते हुए मैंने पूरा ऑर्गन खोला है। सो मुझे वहाँ की पूरी स्टेरिलिटी चाहिए, मुझे वहाँ कुछ नहीं चाहिए और। तो आप वहाँ पे सेक्शन हुआ है तो पेट को तो मत ही छुओ बिल्कुल भी। नॉर्मल डिलीवरी है तो हल्के हाथ से कर लो, बाकी पूरी बॉडी की मसाज और आप अपने जैसा आप प्रेफर करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज और नेक्स्ट जिमिंग के बारे में मुझे पूछा जाता है कि कब से हम शुरू कर दें। नॉर्मल डिलीवरी है, एज़ पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ काटा नहीं है, वो अपने पेस से अंदर जाएगा। आपको जैसा दर्द हो रहा है आप उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करिए। अगर सेक्शन है तो आपकी जो स्किन की हीलिंग है उसे कम से कम 14 दिन लगते हैं। 10 दिन में हम स्टिच हटा देते हैं, कई बार देखते हैं कि कुछ महिलाओं में थोड़ा टाइम लगता है तो 14 दिन तक खींचते हैं, नहीं तो 14 दिन में तो पेट की स्टिच हट ही जाती हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उस पर डिपेंड करता है आगे का ट्रीटमेंट कैसा है, पर मैं मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ 14 दिन लगते हैं आपकी स्किन को पूरी तरीके से हील होने में। अब स्किन और फैट आपका हील हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग तो हमने अंदर तक की है ना, स्किन है, फैट है, उसके अंदर शीथ है, मसल है, फिर आपका आता है ऑर्गन। सो इतना पूरा हम अंदर तक गए हैं। तो अगर ऑर्गन को हीलिंग के लिए मैं बोलूँ कितना टाइम लगेगा, तो कम से कम आप समझो 1 महीना या फिर 1.5 महीना, मैक्सिमम 1.5-2 महीना लगता है। तो अगर आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करना चाहती हैं, जैसे कि आप अगर वेट लिफ्टर हैं या फिर आप जिम जाना चाहती हैं, आप अपना रनिंग शुरू करना चाहती हैं, तो एटलीस्ट 6 वीक्स तक रुक जाइए। अगर आपको 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स मतलब कि 1.5 से 2 महीने तक रुक जाइए, उसके बाद आप अपना एक्टिविटी रिज्यूम सारी कर सकती हैं जो आप करती हैं, सीढ़ी चढ़ना वगैरह सब कुछ, बेबी को उठा के चलना। 2 मंथ्स के बाद यू कैन डू एवरीथिंग। या दैट्स ऑल। सो ये हमारा था सारा रिलेशन सफाई से और हमारे ब्रेस्ट केयर से। इसके बाद आई टॉक अबाउट आपके पेरिनियल केयर, कि जो संबंध का रास्ता है उसकी केयर कैसे करनी है। डिलीवरी हुई है, वहाँ से ब्लड जाएगा, इट इज़ नॉर्मल। वो ब्लड धीरे धीरे फ्रेश रेड से मरून, ब्राउन और फिर स्टॉप ऐसे होएगा। हमारे पास नीचे एक एसिड हेमाटिन होता है, उसके कारण वो मिक्सचर होता है उसका, और फिर वो ओल्ड ब्लड के कलर में बदलने लगता है। सो इट इज़ नॉर्मल आपके ब्लड का कलर चेंज होना। अगर आपका फ्रेश रेड ब्लड, फ्रेश रेड यानी कि ब्राइट रेड जैसा होता है, वो ब्लड ही जा रहा है, दूसरा उसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा है 4-5 दिन बाद भी, या फिर आप समझो पर डे आपके बहुत पैड्स लग रहे हैं, पूरे से कंप्लीटली सोक्ड पैड जो ड्रिबल कर रहे हैं खून के, ऐसे आपके पैड्स जा रहे हैं, या फिर आपको क्लॉट्स पास हो रहे हैं, मोटे मोटे से हथेली के साइज़ के क्लॉट्स हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की सेम डे ज़रूरत है। डू नॉट वेट कि सेकेंड डे आएगा तो देखेंगे शायद कम हो जाए, तुरंत जाके कंसल्ट करो। वो बहुत सारा ब्लड निकल रहा है और उतना नहीं निकलता है। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि ये ब्लड कब तक चलते रहेगा। चलता है, वो 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक चलता है, वो धीरे धीरे चले जाता है, जैसे कि माहवारी के दौरान चलता है, बस उसी टाइप से। उससे थोड़ा कम जाएगा। वो माहवारी जैसा जो ब्लड जाता है ना, वो शुरुआत के 2 दिन जाएगा, 1-2-3 दिन जाएगा, और उसके बाद उसका कलर चेंज होकर कम होने लगता है, फिर वो ब्राउन चलता रहता है। अब केयर कैसे लेनी है, वहाँ पे तो ब्लड जा रहा है, द सेम वे जैसे आप पीरियड्स के दौरान केयर लेते हैं। हर 3 घंटे में अपना पैड चेंज करो, क्योंकि ब्लड, मैंने जैसे कहा, अच्छा कल्चर मीडिया है, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो सेम गंदा पैड क्यों लगाए रखना है वहाँ पे। नेक्स्ट मैंने कहा मॉइस्चर से भी इन्फेक्शन होता है, तो अगर मैं आपका सोक्ड पैड वहाँ पे रख रही हूँ तो इन्फेक्शन मैं बढ़ा रही हूँ ना आपके एरिया का, तो इसलिए हर 3 घंटे में चेंज करो पैड। गंदा हुआ नहीं हुआ चेंज कर देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होता है कि प्लेन वाटर से धो वहाँ के लिए। हमें आदत होती है कोई भी वजाइनल वॉश यूज़ करने की। वजाइनल वॉश हम सिक्योर रखते हैं सिर्फ उस टाइम के लिए जब आपको इन्फेक्शन बहुत है और आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारा वजाइना नेचुरली अपने आप को क्लियर करता है।
अंदर से गंदगी को बाहर निकाल के छोड़ना, ये उसका नेचुरल है वहाँ का। तो मैं ऐसे ऊपर से सोप वगैरह लगाना, शैम्पू लगाना या फिर कोई वजाइनल वॉश लगाना नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसका जो pH होता है वो चेंज हो जाता है उससे। वजाइनल वॉश इसलिए हम सिक्योर रखते हैं सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक हमें वहाँ पे इन्फेक्शन लगता है, जब हम एज डॉक्टर्स देते हैं सिर्फ उस समय के लिए। उसको अपना रेगुलर हैबिट मत बना लो कि हमेशा वजाइनल वॉश से धोना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो नॉर्मल वाटर से धो लीजिए आप, कोई भी तासीर का पानी चलेगा, गर्म पानी, ठंडा पानी, कैसा भी चलेगा। ये क्वेश्चन मुझे क्यों पूछते हैं पता नहीं, ठंडे पानी से धो लूँ, गर्म पानी से धो लूँ, आपको कन्फ्यूजन है तो आप ल्यूकवार्म वाटर से धो लो। कुनकुना जो पानी होता है ना, ठंडा गर्म का मिक्स होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, उससे धो लो। नेक्स्ट होता है सेक्शुअल एक्टिविटी कब से रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि यौन संबंध कब से रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ब्लड एक गुड कल्चर मीडिया होता है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो अगर आप जहाँ से ब्लड जा रहा है बाहर की तरफ, उस वक्त आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड को वापस अंदर पुश कर देगा, विच वॉज नॉट सपोज टू गो इनसाइड, इट वॉज सपोज टू गो आउट। तो आउटर वर्ल्ड में उसे जाना है, वापस से अंदर आप यूट्रस की तरफ या वजाइना की तरफ नहीं पुश कर सकते हो। सो तब तक अवॉइड करिए आप सेक्सुअल एक्टिविटी जब तक आपका ब्लड जा रहा है, उसके बाद आप रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सेक्सुअल एक्टिविटी रख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का केयर करना है। एक ये, अगर सेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा पेन होगा तो बी जेंटल, स्टॉप व्हेन इट पेन्स, जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे रुक जाओ। सेकेंड होता है कि बच्चा तो तुरंत नहीं चाहोगे आपकी, अभी एक बच्चा हुआ है दूसरा रख लो, और चाहना भी नहीं चाहिए। इसके रीजंस हैं, एटलीस्ट 2 से 3 साल का गैप रखो। सेक्शन हुआ है तो मिनिमम 2 साल का गैप रखो, उससे ज़्यादा रखना आपके लिए बेहतर है। आपकी हीलिंग ज़रूरी है बॉडी की। आप एक फेज से गुजरे हो पूरे प्रेगनेंसी के, 9 मंथ्स आपने पेट में रखा है, उसके बाद आप 6-8 महीने तक आपने ब्रेस्ट फीड किया, तो आप समझ लो 1-1.5 साल तक का आपका पीरियड डेडिकेटेड टू दैट बेबी एंड टू योर सेल्फ था। उस दौरान आप एक और बेबी को प्लान नहीं कर सकते हो, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए और आपको तुरंत नहीं समझेगा, लेकिन बाद में वो बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड हो जाता है मदर के लिए। एंड मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये वाला जो फेज़ होता है ना, अबॉर्शन, ये वाला फेज़ जितना कंफर्टेबल आप रख सको मदर के लिए, उसके फैमिली के लिए, उतना ज़्यादा इजी होगा उसके लिए आगे बढ़ने में। अगर इस पीरियड में मैं उसे जो भी तकलीफ़ दूंगी, जो इस पीरियड में मदर जो भी एक्सपीरियंस करती है वो उसकी ज़िंदगी भर रहता है। सो उसको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी इतनी डिफ़िकल्ट थी। प्रेगनेंसी इज सपोज टू बी अ ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ। बहुत महिलाएं डरती हैं प्रेगनेंसी से। उन्हें लगता है कि वो पिछले अबॉर्शन में इतना तकलीफ हुआ था कि अब मैं प्रेग्नेंट ही ना हूँ, इस बार भी ऐसा ही होगा, या अबॉर्ट हो जाएगा, या फिर बहुत तकलीफ होगी ऐसा, या फिर पिछले प्रेगनेंसी में इतनी तकलीफ हुई थी मैं प्रेगनेंसी ना रखूँ, या फिर अगर रख भी लेती हैं तो पूरे ज़िंदगी भर एक गाना उनका चलता है, मेरी प्रेगनेंसी इतनी ख़राब थी, मेरी डिलीवरी इतनी ख़राब थी, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, मैंने इतना दर्द सहा। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपका जो फेज़ है बहुत ब्यूटीफुल रहना चाहिए, बिकॉज आप ये ज़िंदगी भर याद रखने वाले हो। इट इज़ वन ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फेजेस ऑफ योर लाइफ। इसलिए इस दौरान आपको कोई भी तरीके की तकलीफ़ें अवॉइड करनी है। अपना बेबी आप रखो, क्योंकि आपके बॉडी को टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, एटलीस्ट 2 साल का, तो 2 साल 3 साल का गैप रखो। अपना बेबी आप तब रखो जब आप रेडी हो उसे रखने के लिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी और इकोनॉमिकली भी। आज की डेट में कोई भी अपनी लाइफ की प्लानिंग ऐसे ही नहीं करता है कि मेरी बच्चा करने की इच्छा है तो मैं बच्चा कर लूँ, मेरी शादी करने की इच्छा है तो मैं शादी कर लूँ। हर कोई अब अपनी लाइफ को प्लान करता है, मैं इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ, इतनी मेरी सैलरी आ जाए तो मैं अपनी शादी को प्लान कर पाऊँगी, मेरा इतना प्रमोशन हो जाएगा तब मैं एक और लाइफ को सपोर्ट कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। और अब बात ऐसी हो गई है जीवन की कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपनी फैमिली के बारे में उतना ही सोचते हैं, क्योंकि दोनों को अपने मायके के बारे में सोचना है और दोनों को अपने इस घर के बारे में भी सोचना है। अब लड़कियां ये नहीं सोचती कि मैं तो किसी और के घर जाने वाली हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं मेरे पेरेंट्स, या मेरा पति ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मेरा तो कुछ रोल है नहीं अपनी लाइफ में। नहीं, तुम भी अब सोचो कि तुम्हारी पति की जिम्मेदारी है तुम पे, आर्थिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है तुम पे। और अगर बच्चा आता है
तो उसे कितना अटेंशन देना है, उसे कैसे बड़ा करना है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके पैसे, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोनों पे है। तो आप आगे तभी बढ़ो जब आप हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो, लेकिन डरो मत अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी से, हर चीज़ का समाधान होता है। तो 3 इयर्स का एटलीस्ट आप गैप रखिए एंड देन गो अहेड। अब ये 3 इयर्स का गैप रखने के लिए आप कैसे करोगे कि बच्चा ना हो? आप कह दो कि हमें तो बच्चा चाहिए नहीं है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आपका बच्चा हो जाए, है ना। तो इसका ऐसा है कि सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं, यानी कि हर 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो आप दिन में, और रात में एटलीस्ट हर 3-3 घंटे में करा रहे हो आप, और 4 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं हो रहा है 2 ब्रेस्ट फीड के बीच में, मतलब कि 98% एफिकेसी है उस ब्रेस्ट फीडिंग की इक्वल टू कॉन्ट्रासेप्शन 6 मंथ्स का। आप 6 महीने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस लेते हो मुंह से खाने वाली, और जो 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, उसका इक्वल बेनिफिट होता है कॉन्ट्रासेप्शन में। लेकिन क्या होता है ना, इसमें फेलियर भी बहुत होता है। आप सोचो ना कि मदर 6 महीने तक हर 2-2 घंटे में कैसे ही फीड कराएगी ना, इम्पॉसिबल है, उसका कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही गैप। दूसरी चीज़ होती है कि आपको पीरियड्स आए या ना आए, 1.5 महीने बाद आपके अंडा छूटना शुरू हो सकता है कभी भी, समझ रहे हो। तो इसलिए इस वक्त और आपके ओव्यूलेशन भी थोड़ा सा इरेगुलर रहता है, क्योंकि महीना भी इरेगुलर रहता है, तो आपका बच्चा तब भी रुक सकता है। इसलिए हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं छोड़ देते कि ब्रेस्ट फीडिंग है तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपके जब 6 हफ्ते पूरे हो जाए, 1 महीने से 6 हफ्ते, तब आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। आप कॉपर्टी लगा सकते हो, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकते हो, पर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ये आपकी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेस्ट फीडिंग शुरू रहता है। तो आप अपनी मर्जी से जो आप अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे थे अभी तक, उसको खुद से कंटिन्यू मत करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, वो आपको लैक्टेशन फ्रेंडली यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली पिल्स दे देंगे जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग के साथ चलती रहे। तीसरा होता है कि आप कॉन्डम यूज़ करते हो। कॉन्डम के फेलियर रेट थोड़े रहते हैं, और 2 कॉन्डम यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो कॉन्डम का फेलियर रेट है वो फेलियर रेट है। सिर्फ ये होता है कि अगर आपका पहला कॉन्डम फट जाए तो दूसरा कॉन्डम का प्रोटेक्शन रहता है, बट एनीवेज अगर आपके दोनों कॉन्डम सेफ है तो भी उस कॉन्डम का जितना परसेंटेज फेलियर रेट है वो रहेगा ही। तो इसलिए कॉन्डम के साथ हम अक्सर कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताते ही हैं। अगर आपके 2 बच्चे हो चुके हैं और आपके 2 बच्चे आपको लगता है कि स्वस्थ हैं, उनके 5 साल तक के सारे टीके हो गए हैं, अच्छा चल फिर बोल रहे हैं, तो आप एक और मेथड कंसिडर कर सकते हो। उसे हम कहते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन। या तो आप अपने ट्यूबल लाइगेशन कर सकती हैं महिलाओं के, या फिर आप पुरुष का वेसेक्टमी कर सकती हैं। वेसेक्टमी करने से किसी मर्द की मर्दानगी कम नहीं होती है, बस स्पर्म का ट्रांसमिशन नहीं होता है। यू कैन स्टिल हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स, मतलब कि आप यौन संबंध अभी भी रख सकते हैं आपका वेसेक्टमी होने के बावजूद भी, नसबंदी के बाद। पर उसका कुछ महीनों का पीरियड रहता है, उसके बाद ही आपके स्पर्म्स बाहर निकलना बंद करते हैं। फॉर 3 मंथ्स आपके स्पर्म्स आते हैं आपके सीमेन सैंपल में। सो उस वक्त इवन अगर आप वेसेक्टमी करवा लो तो कुछ समय तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन एक और यूज़ करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट हमको पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या मेरी दवाइयाँ जो थी प्रेगनेंसी में वो मैं कंटिन्यू करूँ। आयरन और कैल्शियम यानी कि खून बढ़ने की दवा और कैल्शियम की दवा हम 3 महीने तक कंटिन्यू करते ही हैं आगे के, क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अलॉन्ग विद दैट हम आपको डाइट मॉडिफिकेशन भी बताते हैं कि कैसी डाइट रखना है। जो बाकी दवाइयाँ होती हैं, समझिए आपको अगर झटका आया था पहले कभी ज़िंदगी में और उसकी दवाई शुरू है, या फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ झटका आया, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ा था, शुगर बढ़ा था, थायराइड की दवाई थी, या किसी भी प्रकार की अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ थी, तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी जैसी ख़त्म होती है वैसे ही अब उन दवाइयों का रोल ख़त्म हो गया क्योंकि वो तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बीमारी थी। नहीं, आपकी दवाइयों को मॉनिटर करके आपके डॉक्टर ख़त्म करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसका डोज रेगुलेट करेंगे, कम ज़्यादा जितना चाहिए, और फिर उसको ख़त्म करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन इस वक्त ज़रूरी होंगी, आपके डॉक्टर आपको वैसे वैसे बताएंगे। तो कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट अपने आप एब्रप्टली मत छोड़ दो, घर जाके अपनी डॉक्टर के साथ विजिट्स रखते रहो, डॉक्टर से मिलते रहो। नेक्स्ट होता है कि खाना पीना कब से शुरू करना है। खाने पीने का ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी है तो आप तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो सब कुछ आप तुरंत ही कर सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपके डॉक्टर वैसे वैसे आपको बताते हैं। अगर सीज़र है तो भी आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कब से पानी पीना शुरू करना चाहिए, कब से आपको हम ना ऐसे ऑर्डर में ऊपर जाते हैं
पहले हम सिप्स ऑफ वाटर शुरू करते हैं, ऐसे वो बिस्लेरी का छोटा ढक्कन होता है उसके सिप्स देना शुरू करते हैं। हर 20-20 मिनट्स में उतना सिप दो। उल्टी जैसा नहीं लग रहा है, मड़मड़ नहीं लग रही है, उल्टियाँ नहीं आ रही हैं, तो आप उतना सिप्स कंटिन्यू करो आज रात के लिए, ऐसा आज दिन भर के लिए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं चलो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पानी ले लो, वो ढक्कन का साइज़ बढ़ा दो, आधा ग्लास ले लो, धीरे धीरे सिप्स बढ़ाओ, वाटर कंटेंट बढ़ाओ। उसके बाद हम बोलते हैं कि अब आप सेमी सॉलिड पे चले जाओ, यानी कि अगर खिचड़ी खा रहे हो तो एकदम गीली गीली खिचड़ी खाओ। फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि अभी खुद पूरे खाने पे जाओ। तो ये जो आपकी पूरी प्रोसीजर होती है ना, ये आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि कैसे आगे आगे बढ़ना है। तो अगर आपको ऑपरेशन वगैरह हुआ या फिर कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी भी हुई है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। अपने आप मत शुरू कर देना कि मम्मी या दाई माँ कह रही है कि नहीं ये तो कर देते हैं शुरू, चलो ले लो। एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं? आप नॉनवेज खा सकती हैं, आप अंडा खा सकती हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन टू यू। इस वक्त आपकी बॉडी को अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छी बात है। अवॉइड ये करना है कि आप तीखा खाना मत खाओ, आप ऑयली बहुत ज़्यादा मत खाओ, मसालेदार मत खाओ, आप बहुत तेज़ गर्म खाना मत खाओ। ये आते ही ऐसा माइंड में आता है कि वो तो मसालेदार है, क्योंकि हम चंद्रपुर में रहते हैं ना, साउजी मिलता है इसलिए। तो आप इसको अपने बनाने के तरीके से भी तो आप ठीक कर सकते हो, कम ऑयल में बनाओ, तीखा मत डालो, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए। अदरवाइज नॉनवेज आप खा सकते हो। अब इंडिया के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाओ तो वो तो थोड़ी ना नॉनवेज रोक देते हो, तो इतने ठंडे जगह पे रहते हैं वहाँ नॉनवेज खाना तो काफ़ी कॉमन है। सो नॉनवेज आप खा सकती हैं, अपने जो मैंने कहा प्लस माइनस वो आप करिए। नेक्स्ट चीज़ होता है घी लेना है कि नहीं लेना है। नॉर्मल जितना अमाउंट ऑफ घी रहता है आपके खाने में, नॉर्मल ये होता है कि छोटी चम्मच दाल में या फिर आपके रोटियों में थोड़ा सा, उतना इज़ नॉर्मल। बहुत ज़्यादा घी इज़ नॉट नॉर्मल। आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आप लड़का हो या लड़की हो, एनी काइंड ऑफ फैट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होना नॉर्मल नहीं है। तो ये जो घी वगैरह होता है ये सब हमारा फैट कंटेंट ही तो बढ़ाता है ना। सो ये जो घी भी आप ले सकते हो, इट्स गुड फॉर योर जॉइंट्स एंड ऑल। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो होती है, जो हम लैक्टेशन में देते हैं, वो एक्चुअली अच्छी होती है। सो अगर आप ट्रेडिशनल डाइट फॉलो करते हैं, आपकी फैमिली अजवाइन का पानी देना या फिर सत्तू के लड्डू देना, ये सब आपको देती है, दैट्स गुड, गो फॉर इट। बस जिस ऑर्डर में मैंने कहा आपके डॉक्टर से पूछ के उस ऑर्डर में आप आगे बढ़िए। वो एक्चुअली लैक्टेशन को बढ़ाती हैं, हाँ इट इज़ दैट गुड, आप वो ले सकते हैं। अभी होता है शतावरी, कुछ लोग पूरी प्रेगनेंसी लेते हैं और डिलीवरी के बाद रोक देते हैं, या फिर उनको अगर कंटिन्यू करना होता तो वो पूछते हैं। शतावरी आप ले सकते हो, इट इज़ सेफ़। अगर लेकिन आपके ब्रेस्ट, वो ये सब चीज़ें ना जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है, जो शतावरी है, ये सब चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी हमारे पूर्वजों ने। सो अगर आपको ऐसा हो रहा है ना कि आपके ब्रेस्ट हैवी होते जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, उसके कारण अब वो पेन हो रहा है, तो फिर आप रोक दो। मतलब आपका नेचुरली आपका सिक्रीशन इनफ था, आप ऊपर से उसको इतना बढ़ा दे रहे हो तो फिर फालतू में लंप वगैरह होगा ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट मसाज करना है क्या? या इट इज़ वेरी गुड, गो फॉर इट। ब्रेस्ट मसाज करने का तरीका होता है, आपका मिल्क ऊपर से आ रहा है और यहाँ निपल से बाहर जा रहा है, सो उसके मसाज का डायरेक्शन भी ये रखो, फ्रॉम चेस्ट वॉल टूवर्ड्स द निपल, इस तरीके से आप मसाज करो, हल्का सा दबा के बाहर के साइड। तो जो आपकी डक्ट्स होती है ना, जहाँ से मिल्क बाहर आ रहा होता है, वो डक्ट्स में क्लियर कर देती हूँ ऐसे। इसलिए अगर आपके ब्रेस्ट भारी हो रहे हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है गांठियाँ बन रही हैं, तो आप मसाज करो। नहीं लग रहा है तो भी आप मसाज करो। आप मिल्क ऐसे ही जो बाहर छोड़ दोगे, उससे आपका मिल्क सिक्रीशन कम हो जाएगा, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जो नॉर्मल पेस है बनने का वो बनता रहेगा, उससे कुछ खराबी नहीं होगी, आपके बच्चे को मिल्क कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रेस्ट मसाज इज़ गुड, गो फॉर इट। यही है कि आप अपनी सैनिटेशन सारी मेंटेन करो। जहाँ हमने स्टिच की केयर की बात की, वैसे ही वजाइनल स्टिच जो होता है, जो कई बार नॉर्मल डिलीवरी के वक्त, वजाइनल डिलीवरी के वक्त नीचे से स्मूथ डिलीवरी हो, रास्ता थोड़ा बढ़े, इसलिए हम एक कट देते हैं वहाँ पे अंडर एनेस्थेशिया और फिर उसे स्टिच करते हैं। सो हम मोस्टली वहाँ पे हमेशा ना वो स्टिचेस डालते हैं जो खुद से एब्जॉर्ब हो जाए, बट उसकी केयर अलग लेनी होती है। जैसे कि उस जगह को आप साफ़ रखिए, सूखा रखिए, वॉशरूम जितने बार जाती हैं उतने बार वहाँ को धोइए और फिर टैप करके उसे पोछिए, घसो मत। वहाँ पे लगाने के लिए आपको क्रीम देंगे जो आपको दिन में 3 से 4 बार लगानी है। और आप अगर गर्म पानी के टब में बैठती हैं, कुनकुने गर्म पानी के टब में, तो भी उससे काफ़ी अच्छी उसकी केयर होती है, सिकाई होती है और क्लीनलीनेस होती है। नहीं बैठती हैं आप टब में, जैसे हम सिट्स बाथ कहते हैं, सिट्स बाथ SITZ,
सिट्स बाथ, अगर आप सिट्स बाथ नहीं कर पाती हैं तो आप खुद से भी उसके लोकल केयर कर सकती हैं। अवॉइड करिए कि उस वक्त आप मांडी डालें, फोल्ड मत करिए अपने पैर से, आलती पालती जो मारते हैं वो मत मारिए, क्योंकि उससे नीचे स्ट्रेच होता है, स्टिचेस फट जाते हैं। आप दूध भी पिला रही हैं तो सीधा पैर रखिए या फिर ऐसे पैर फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, ये मत करिए, ऐसे रखिए पैर। कब तक करना है, एटलीस्ट 2 हफ्ते तक मत करिए, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी हीलिंग कैसी हो रही है। 2 हफ्ते बाद आप डॉक्टर से मिलने जाएंगी तो आपको देख के बता देंगे। ऑल इन ऑल उस जगह को साफ सूखा रखिए, वहाँ पे ब्लड वगैरह ऐसे लगने मत दीजिए। इवन जो फीकल मैटर होता है, यानी कि जब आप पॉटी वोटी जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी मत लगने, तो उसकी केयर लो। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कोई भी मेडिकेशन आप अपने खुद सेल्फ ट्रीट मत करिए, खुद को सेल्फ मेडिकेट मत करिए आप खुद को राधा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, यानी कि नहीं देना है हमें प्रेगनेंसी में। काफ़ी सारी होती हैं जो हम बोलते हैं दूध जब आप दे रहे हो बच्चे को तब मत लो। तभी मैंने कहा ना कि जो आपकी नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो इस वक्त नहीं देते, हम दूसरे टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होती हैं। सो इस वक्त आप जो भी दवाइयाँ कंज्यूम करती हैं वो अपने आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। सिंपल मैसेज इज गुड राइट, आप अपने डॉक्टर को पूछ सकती हो। गूगल आप कर लेते हो, लेकिन गूगल में सब तरीके की जानकारी नहीं होती है, गूगल में बहुत इनएडिक्वेट होता है। तो अगर मैं गूगल कर रही हूँ कोई चीज़ तो मुझे पता है कि प्लस माइनस क्या करके मुझे देखना है और क्या ढूंढना है, क्योंकि इट इज़ अबाउट मी माई मेडिकेशंस। बट अगर आप नॉन मेडिको हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से प्लस करना है माइनस करना है। आप देखोगे कुछ, समझोगे कुछ, वो दिखाएगा कुछ और आप इनकलकेट कर लोगे और कुछ का कुछ मत कर देना। इसलिए अपने डॉक्टर से पूछ लो। नेक्स्ट अपने एक तो यही है कि आप सेल्फ मेडिकेट मत करो, और जो भी अगर मेडिकेशन के आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, जैसे कि सूजन आना, खुजली होना, लाल होना, या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होना, धड़ बढ़ जाना, कुछ भी तरीके का एबनॉर्मल चीज़ जो आपको अदरवाइज नहीं हो रहा था, तो अपने डॉक्टर को आप तुरंत कंसल्ट कर लीजिए। ओके, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में काफ़ी सुनने मिल रहा है, तो ये समस्या आखिर है क्या, इसके बारे में बताइए। पोस्ट यानी बाद में, पार्टम यानी डिलीवरी के बाद में, डिप्रेशन यानी कि कॉन्स्टेंटली निराश रहना। देखो, एक मूड डिसऑर्डर है डिप्रेशन। हमें उदास लगता है, मायूस लगता है, वो नॉर्मल होता है। कोई भी, जैसे समझो किसी की डेथ होने के बाद उदास रखना, या फिर अपने वर्क प्लेस में, या फिर अपने पढ़ाई में मैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ जितना मैंने सोचा, एक्सपेक्टेशन से कहीं भी हम लोअर कुछ चीज़ होती है तो हम उदास होते हैं। तब आपको उदास होना इज़ गुड, क्योंकि वो बॉडी का रिस्पॉन्स है। अगर आप कभी भी उदास नहीं होते तो वो तो एक अलग ही चीज़ है कि आपको कभी भी कोई इमोशन नहीं आता है उदास होने का। एक इमोशन है, वो होना इज़ फाइन, इट इज़ ओके टू फील सैड समटाइम्स। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हफ्ते भर से ज़्यादा हो रहा है, आपका दुख कम ही नहीं होता आपको, या फिर ऐसा है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते हो, या फिर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, समझिए आपके पति के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपके घर वालों के बीच में हो रहे हैं, आपकी मदर के बीच में हो रहे हैं, आपके बच्चों से हो रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपको वर्क प्लेस छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप स्कूल में हैं ना, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो सब ख़राब हो रहे हैं पढ़ाई की जगह पे, तो दैट इज़ द टाइम यू नीड हेल्प। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं खुश रह पा रहे हो, तो पहला रोल आता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग के जो हैं, अगर आप घर में रहते हो तो आपके पति का या फिर आपके घर वालों का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है डिप्रेशन में या एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस में आपका सपोर्ट करें। मेंटल क्या, फिजिकल इलनेस में भी। मलेरिया अगर आपको है तो आपके आसपास के लोग सपोर्ट करेंगे तो आप बेहतर फील जल्दी करोगे। जो आपका मलेरिया का कोर्स है उतना तो चलेगा ही, लेकिन आप फील करना बेहतर शुरू करोगे। सो वैसे ही इन सब में भी होता है कि आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम एडिक्वेट नहीं है, या फिर सपोर्ट सिस्टम मिलने के बावजूद आपको कॉन्स्टेंटली लो लग रहा है, आपको बेटरमेंट नहीं लग रहा है अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस में, तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ वही जाता है जो पागल होता है। हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे पागल हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है वो पीरियड जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, तो इट इज़ स्मार्ट कि आप अपनी प्रोफेशनल हेल्प जाके लो। आप खुद के तरफ अपना ध्यान दे रहे हो, इट इज़ स्मार्ट, इट इज़ वाइस। ये क्लेवर लोग ही कर पाते हैं, ये हर कोई नहीं ध्यान देता। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद को सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करता है, खुद की हेल्थ को, वो सबसे ज़्यादा बुद्धू इंसान होता है। जो खुद की केयर नहीं ले पाता वो आसपास के लोगों की क्या ही केयर लेगा, कुछ नहीं केयर लेगा। बोलने की बातें होती हैं कि मैंने अपना ये सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए,
तुमने गलत किया इसलिए तो तुम बोल रही हो। अगर तुमने खुद की केयर ली होती तो तुम खुद भी कंफर्टेबल होती, और तुम मेरी भी केयर लेती तो तुम्हें इतना रिग्रेट नहीं होता। तो वो डिस्कम्फर्ट का पीरियड प्लीज़ अवॉइड करो। क्या होता है ना, वैसे ही जैसे मैंने कहा कि हफ्ते भर से ज़्यादा खिंचता है तो पोस्टमार्टम ब्लूज़ हम उसे कहते हैं, या उसे हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं। बहुत हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोन्स के चेंजेस के साथ उसका खुद के लाइफ में कितना बड़ा चेंज हो गया रहता है ना। अभी तक वो अपने मस्त जी रही थी, अब उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बेबी की। वो बेबी मिट्टी उठा के खाएगा तो भी मदर को लगेगा मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो बेबी को कुछ हो जाएगा तो उसे लगेगा मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो बेबी आगे जाके पढ़ाई ठीक से नहीं करता है तो भी उसे रिग्रेट होगा मैं कहीं इनएडिक्वेट हो गई। उसके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें ना बेबी ब्लूज जो होता है ना, वो थोड़ा मूड स्विंग होते हैं हफ्ते भर तक। उसके पास एक पेनफुल पीरियड रहता है डिलीवरी का, उसके पास बहुत कुछ चेंजेस, लाइफ चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इट इज़ ओके हफ्ते भर तक अगर वो थोड़ा ऐसा फील करती है। लेकिन अगर इस हफ्ते में भी उसका इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ रो ही रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, बिगड़ रही है, तो फिर आप या तो एक है कि आप अपने फैमिली सपोर्ट लो। अगर आपको लगता है कि इस फैमिली में नहीं, मेरे दोस्तों के यहाँ मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है, तो आप दोस्तों को अपने पास रख लो। मतलब एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल आप लो। नहीं तो आप तुरंत डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर आपकी हेल्प कर देंगे। वी हैव काउंसलर्स। हम डायरेक्टली मेडिकेशंस पे जंप नहीं कर देते, हम आपसे बात करते हैं, हम आपको वही सपोर्ट देते हैं जो आपको एनीवेज किसी और से चाहिए होता है। फिर हम उसकी स्टेप अप करते हैं कि हम आपको और प्रोफेशनल एडवाइस दें। फिर हमें लगता है कि अगर ज़रूरत है मेडिकेशंस की तो ही ज़रूरत है, नहीं तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप हम तक कभी भी पहुंच सकते हो। द राइट पर्सन टू रीच इज योर गायनेकोलॉजिस्ट या फिर अ साइकेट्रिस्ट। बोथ ऑफ देम आर राइट एट दिस पॉइंट। अपना अब चलो 7 दिन हो गए। एक तो मैंने बोला कि 7 दिन आपको मूड स्विंग होना नॉर्मल है, लेकिन आपकी इसकी बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं मूड स्विंग्स, तो आप डॉक्टर तक जाओ। 7 दिन से एक्सटेंड हो रहे हैं, 7-10 दिन से ज़्यादा, तो भी आप डॉक्टर के पास जाओगे। इतने समय तक निराश आप नहीं रह सकते हो, अब एक्चुअली में बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसका ना ऐसी रेलगाड़ी ऐसी चलती है, पहले पोस्टमार्टम ब्लूज़ का आता है फेज, फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है आपका डिप्रेशन का, फिर नेक्स्ट स्टेशन आता है आपका साइकोसिस का। साइकोसिस इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसमें माँ और बेबी को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो सेल्फ हार्मिंग और बेबी हार्मिंग हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये बेबी के कारण मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। बेबी नहीं था तब तक तो मैं बढ़िया थी, बेबी के आने के बाद ही मुझे ये फील हो रहा है, बेबी ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम दी है, तो बेबी का गला दबाना, बेबी को मारने की कोशिश करना, ये सब करने लगते हैं। सो दैट इज द ओनली कंडीशन इन इंडिया जब हम अलग करते हैं बेबी को और मदर को, अपार्ट फ्रॉम एक्टिव इन्फेक्शंस। बाकी हम ऐसी कोई भी चीज़ में अलग नहीं करते। हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग रखो, क्योंकि हमारी कंट्री ना डेवलपिंग नेशन है। हम अगर उसको राइट फूड बेबी को नहीं देंगे, मदर के साथ बॉन्डिंग नहीं कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, तो वो बढ़ेगा नहीं, और एक और बच्चा ऐसा होगा जो कमज़ोर पैदा होगा और कमज़ोर बढ़ेगा, तो फिर उसकी आगे की इंटेलेक्ट वगैरह सब अफेक्ट कर जाएगी। दैट्स द थिंग। अभी ये मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन कैसे अवॉइड करना है। अब आप समझो आप नहीं अवॉइड करते हो, और जब आपको हो गया तब भी आप कोई कंसर्न नहीं दिखाते हो, आप राइट पर्सन्स को रीच नहीं करते हो, ना अपने रिलेटिव्स आपके सपोर्टिंग हैं, ना आप खुद अपना उस वक्त अकल लगा पा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड में हो। सो एक माँ क्या क्या ही कर लेगी ना, अकेली क्या क्या कर लेगी। आप प्रोफेशनल एडवाइस भी नहीं ले पा रहे हो। सो अगर ये निगलेक्टेड रहा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पे ही नहीं, आपके बेबी की एंटायर लाइफ में पड़ सकता है। क्योंकि देखो 4-5 दिन का बच्चा है, उसको तो समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके मुंह में जो आप डालोगे वो खाएगा, टॉप फीड हो या फिर मदर्स मिल्क हो। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होते रहता है तो उसकी हेल्थ में एक तो सबसे पहले डिग्रेड होगी उसकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी जैसे बढ़नी चाहिए, उसकी मेंटल ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, क्योंकि उसे मदर का मिल्क नहीं मिला, मदर का सपोर्ट नहीं मिला। बच्चे के लिए फ़िलहाल सब कुछ मिल्क है। नेक्स्ट होता है कि बॉन्डिंग, बेबी मदर बॉन्डिंग नहीं होगी। बेबी मदर बॉन्डिंग से बहुत सारी चीज़ें हील होने लगती है। दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी हीलिंग थिंग। मदर बेबी के साथ रहती है, वो बहुत खुश रहती है। अगर वो कॉन्स्टेंटली बेबी रिलेटिव्स के पास है तो वो बहुत डिप्रेस रहेगी, क्योंकि उसको वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था इस वक्त। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली बेबी मदर के पास है तो वो इतनी ओवर विजिलेंट रहेगी ना कि वो स्ट्रेसफुल पीरियड में चले जाएगी। तो बीच बीच में ना मदर को ब्रेक दो, मदर सो जाए, आप बेबी को साथ ले लो, ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए तो आप बेबी को ले लो, थोड़ा सा घुमा लो, आप अपने पास बेबी को रख लो, मदर को थोड़ा फ्री टाइम दो कि वो अपना सो पाए, अपने ऊपर ध्यान दे पाए। नेक्स्ट होता है कि अब बेबी को क्या होगा आगे जाके। अभी का तो पीरियड ब्रेस्ट फीडिंग वाला निकल गया, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना बेबी को ऐसा समझते, देखो अगर माँ बच्चा साथ रहेंगे तो उसको ये समझेगा मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है,
शी गिव्स मी फूड, शी गिव्स मी केयर, शी गिव्स मी वाटर, एवरीथिंग कम्स टू मी बाय हर। मेरा सब कुछ माँ से आ रहा है, मेरा प्रोटेक्शन भी माँ से आ रहा है। मेरी माँ जब रहती है तो मैं प्रोटेक्टेड रहता हूँ, उसको एक प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन लगेगा अपने माँ के पास। और जो पापा होते हैं, क्योंकि पापा गोदी में लेते हैं, पापा दादी जो होती हैं उनके साथ बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड लगता है, इनके साथ अलग ही इनका इसलिए बॉन्ड डेवलप होता है। अब अगर मैंने ये नहीं किया तो इसका उल्टा होने लगेगा, बेबी को कभी सिक्योर नहीं लगेगा। वो उसको अंदर से एक ना हमारा नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, उसका वो डिफेंस एक्टिवेट नहीं होगा, उसको वो सोशल विड्रॉल करेगा, मतलब कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करेगा, वो खुद से सिक्योर नहीं फील करेगा, तो अनईजी टाइप का बेबी रहेगा। अब अनईजी टाइप का बेबी है मतलब स्ट्रेसफुल पीरियड है उसके माइंड के लिए। एनीथिंग विच डज नॉट ऑकर इन योर माइंड नॉर्मली इज अ स्ट्रेसफुल पीरियड। अगर आप नॉर्मली 8 घंटे की नींद लेते हो और आप किसी दिन अगर 6 घंटे या 4 घंटे की ले रहे हो तो बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस में चली जाती है, आपको ऊपर से उतनी जल्दी नहीं लगता है, आप एग्जॉस्ट जब होने ना तब आपको लगता है। वैसे ही ये ना हमारे बाकी चीज़ों में भी होता है लाइफ के। सो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है वाला स्ट्रेस, मतलब बॉडी के लिए फिजिकली स्ट्रेस अलग होता है। सो मदर के साथ नहीं है, उसको प्रोटेक्टेड नहीं फील हो रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रेस पीरियड चलता रहता है वो कॉन्स्टेंटली। ये बच्चा आगे जाके सोशली एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ हिज ऑड बिहेवियर। नेक्स्ट होगा कि उसके जो भी माइलस्टोन्स हैं हो सकता है थोड़े डिलेड हों, राइट। ये बेबी खुश नहीं रहेगा, इसको अटेंशन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि जल्दी फोकस नहीं करना, कंसंट्रेशन लंबे समय तक नहीं लगे रहना, तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन दिया और फिर हिल गए, फिर भागने लग गए। ऐसा बच्चे खेलते कूदते हैं लेकिन उनमें ये डिसऑर्डर नहीं होता है, तो ये डिसऑर्डर होने लगता है उनमें क्योंकि उनका फोकस माइंड नहीं रहता है, उनके पास कोई सर्विलेंस नहीं रहता है पूरे टाइम। अभी नेक्स्ट होगा, ये बच्चे आगे जाके इनमें हैबिट्स, कुछ फॉल्स हैबिट्स होती हैं जैसे हम टिक्स कहते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, ये से सीना चोरी करना, या फिर आँख में आँख मिला के बात नहीं कर पाना क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं लेता। ये लो कॉन्फिडेंस के बच्चे होते हैं, ये जल्दी से ऑफेंड हो जाते हैं, या फिर इनमें कोई फॉल्स हैबिट होना जैसे कि ऐसे पूरे टाइम ऐसे कुछ मुंह का हिलाना। ये सब चीज़ें ना हमारी बॉडी ऐसे अपने आप को थोड़ा कवर अप करने के लिए करती रहती है, तो उनमें ये सब हैबिट्स होना, या फिर स्कूल में माराधाड़ी ज़्यादा करना, वायलेंट बिहेवियर रखना, ये दीज थिंग्स डू नॉट एक्ट पॉजिटिवली ऑन योर बेबी। अगर किसी वजह से आपकी ब्रोकन फैमिली है, मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट उसे ज़्यादा दें। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर आप वर्किंग प्लेस पे ज़्यादा रहते हैं तो कुछ समय आप निकाल लो जब आप बेबी को डेडिकेट कर पाओ। तुरंत आप रेज्यूम वर्क ना करो। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर को अपने साथ रखो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो वी हैव प्ले स्कूल जहाँ पे आप बेबीज़ को सपोर्ट के लिए भेज सकते हैं, बट प्लीज़ आपका जो केयर और सपोर्ट रहेगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्ले स्कूल का सपोर्ट। प्ले स्कूल उसके जनरल चीज़ों को ध्यान रखता है, आप उसकी एवरीथिंग को ध्यान रखते हो। डॉक्टर का ओवरऑल यही कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाएं। आगे बढ़ते हैं। पिछले कार्यक्रम में मेल इनफर्टिलिटी पर कुछ लोगों ने मैसेज कर अपना सवाल पूछा था, तो चलिए आज हम उनके सवालों के जवाब जानते हैं। डॉक्टर अनन्या, पहला सवाल है मानव का कि अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यसन में ना हो, यानी कि कोई एडिक्शन ना हो और अच्छी लाइफस्टाइल जीता हो, उसकी जीवन शैली भी काफ़ी अच्छी हो, अच्छे परिवार से हो, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा हो, तो क्या उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली यस, आपको भी हो सकती है। मैंने जैसे बताया कि कॉज इसके बहुत सारे हैं, वेरियस कॉजेस हैं, तो कुछ तो हम नेमली कॉजेस बता देते हैं कि मैं बता दूं कि मेरी फैमिली में ऐसा है तो मैं तो उस सस्पेक्ट उस तरफ जाता है कि हाँ इस कारण से हो रहा हो, लेकिन काफ़ी सारे हैं कॉजेस जिसका जो हम आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं तब पता चलता है। जैसे कि मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, सीमेन यानी कि स्पर्म जो होता है ना वो आसपास एक फ्लूइड में होता है, तो उस फ्लूइड के साथ बाहर आता है, जो भी इजैक्यूलेट होता है आपके पीनिस से बाहर आता है, उसे वो उस सीमेन का हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक ये कि स्पर्म तो बिल्कुल नहीं है, या फिर स्पर्म है लेकिन कम है, या फिर स्पर्म की जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है उसमें उसके पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होता है, उसमें कहीं कोई एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, या फिर उसमें पसेल्स बहुत सारे हैं उस सीमेन सैंपल में, प्लस यानी इन्फेक्शन है, सो वो तो हो सकता है ना, इट्स नॉट ओनली जेनेटिक। सो या फिर आप समझो कि स्पर्म है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम स्पर्म मरे हुए हैं,
या फिर खराब क्वालिटी के हैं ऐसा, या फिर है तो सही लेकिन वो बराबर मोटाइल नहीं है, हिल नहीं रहे बराबर, इसलिए ऐसी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, इसीलिए चेक कराना जरूरी है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फैमिली से मिलती हैं और काफ़ी सारी होती हैं जो फैमिली से नहीं मिलती हैं, हम अक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। सो उस हिसाब से हमें चेंजेस ज़रूरी होते हैं, उस हिसाब से हमें इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है। सो डोंट हेजिटेट, अपने डॉक्टर को मिल लो। मेल्स के लिए राइट डॉक्टर इज़ इधर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर आप एंड्रोलॉजिस्ट होता है। एंड्रोलॉजिस्ट वो होता है जिसने MS सर्जरी के बाद एंड्रोलॉजी में पढ़ाई की होती है, तो उसने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है, स्पर्म्स के बारे में, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, वो ये सब देखते हैं, उनके पास आप जाओ। अगर आपको नहीं पता ये आपके शहर में कहाँ है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको वैसे डायरेक्ट कर देंगे कि हु इज़ अ गुड एंड्रोलॉजिस्ट इन योर सिटी। दूसरा सवाल है चंद्रपुर से ही है, निशांत का है कि एक मानसिक रोगी जो होता है, स्टेबल नहीं होता है अपने मानसिक तौर पर, तो वो पिता बन जाता है, किंतु अच्छे खासे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इलाज नहीं करते, कुछ नहीं ट्रीटमेंट लेते, लेकिन कुछ सालों बाद कुछ वर्षों के बाद में वो पिता बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो पहले तो ये कंसिडर करना कि मानसिक रोगी पिता नहीं बन सकता इज रॉन्ग। उसके सेक्सुअल हार्मोन्स हो सकता है ना ठीक हो, बन पाए, कुछ और उसको दिक्कत होती हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है या मानसिक रोगी है तो वो पिता नहीं बन पाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स कंडीशन। सेकेंड, आप कह रहे हो कि जिसे कुछ नहीं होता वो पिता नहीं बन पाता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं हर इंसान के, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। सो हर इंसान का अलग होता है, आप ट्रीटमेंट कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट चालू है, हम दोनों एक ही समस्या से आए थे, लेकिन मुझे दूसरा ट्रीटमेंट है, इन्हें दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि गलत है। दोनों को शायद मेरे डॉक्टर ने इवैल्यूएट जो किया तब दोनों के रास्ते अलग अलग पता चले। इसलिए अगर आप कह रहे हो कि मानसिक रोगी पिता बन पाया पर मैं नहीं बन पाया, तो आपको कॉज ढूंढना है, आप सेल्फ डायग्नोज मत करिए। दूसरा है कि आपको इलाज लेना ज़रूरी है क्या। देखो, इट इज़ अप टू यू, आपको बेबी चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी ना रहे, आप बिना बेबी के आगे कंटिन्यू करो लाइफ, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल। ये आपका व्यक्तिगत विचार है और आपकी लाइफ के डिसीजंस आपको लेने हैं, तो इट इज़ ओके अगर आप नहीं चाहते हो। पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप अपना एक बार एनालिसिस कराओ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि यहाँ से शुरू होता है सब कुछ, यहाँ से हार्मोन सिक्रीशन है। तो एक बार डायग्नोसिस ले लो कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है कि इन्फेक्शन के कारण बेबी नहीं हो रहा है, तो अपना इन्फेक्शन ट्रीट करा लो, बिकॉज अभी जो लिमिटेड था एक जगह तक वो काफ़ी फैल जाएगा। अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के कारण नहीं हो रहा तो उसे भी ट्रीट करा लो, बिकॉज वो भी इंक्रीज होगी और फिर आपकी ज़िंदगी में बन आएगी। अगर कोई ट्यूमर के कारण ऐसा हो रहा है कि नहीं आपके बच्चा हो पा रहा है, तो फिर उसे भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसलिए इवैल्यूएशन इतना ज़रूरी हो जाता है, वेदर यू वांट अ बेबी और नॉट वांट अ बेबी। आप मानसिक किसी समस्या से जूझ रहे हो या ना जूझ रहे हो, इसलिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है, एक डायग्नोसिस बनाना इसलिए इतना ज़रूरी है। जी। तीसरा सवाल है कि हर तरह का इलाज करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति पिता नहीं बन पा रहा, तो क्या उसको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? अगर आप अभी भी बेबी चाहते हो, अगर ऐसा पता चलता है कि आप खुद से नहीं रख पा रहे बेबी, मतलब कि आपके स्पर्म सैंपल से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है डोनर स्पर्म। डोनर स्पर्म का मतलब होता है, ये मैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, क्योंकि आप पिता की बात करें तो मैं मेल फैक्टर से आपको रिलेटेड बता रही हूँ, हमने फीमेल का लास्ट टाइम कवर किया था। अगर आपको ऐसा है कि स्पर्म के कारण या फिर मतलब मेल फैक्टर के कारण नहीं हो पा रहा है और आपको लेकिन पिता बनना है, तो पिता बनने के लिए आपको बायोलॉजिकल फादर होना ज़रूरी नहीं है। पिता बनना एक फीलिंग है, एक बॉन्ड और रिलेशन है जो आपको मिलता है। तो इधर आप बायोलॉजिकल फादर बन जाओ, यानी कि आपके स्पर्म के थ्रू आप बन रहे हो, आपकी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, या फिर ये कि आप किसी और का जेनेटिक मटेरियल लो, वो उसके थ्रू भी हम पिता बन सकते हैं। मतलब कि हमने सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ में जो हमें हस्बैंड का स्पर्म लेना था, ड्यू टू सम फैक्टर्स हम अगर हस्बैंड का स्पर्म हम नहीं ले सकते हैं, तो हम डोनर स्पर्म यानी कि किसी और का स्पर्म ले और फिर उससे एक बेबी तैयार करके वाइफ के हम यूट्रस में डालें, उसके थ्रू भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, किसी और का जेनेटिक मटेरियल है, तो हम उसे पूरा इवैल्यूएट करेंगे। अब देखो, अब ना समाज आगे बढ़ गया, अब हम सिर्फ इतना नहीं देखते हैं कि मेरा रंग काला, उसका रंग गोरा, मेरी आंखों का रंग भूरा, उसका रंग नीला, मेरी हाइट इतनी, उसकी हाइट उतनी। अब हम बहुत सारी बेहतर चीज़ों का भी इवैल्यूएशन शुरू कर दिए, जैसे कि कोई जेनेटिक डिसीज़ है क्या,
कोई अगर है तो उसे, अगर मेरी वाइफ में भी, जैसे अगर मैं सिकल सेल ट्रेट हूँ और मेरे हस्बैंड में भी सिकल सेल ट्रेट है, तो आई कैन अवॉइड दैट बाय PGD टेस्ट। तो वैसे अगर ऐसा कोई जेनेटिक डिसीज़ है क्या, तो मैं उसे अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि खामखा उस बच्चे को क्यों आपको सिकल सेल डिसीज़ पेशेंट बना के उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है उसकी लाइफ में। जहाँ अवॉइड हो सकती हैं चीज़ें अवॉइड करिए, नहीं हो सकती हैं, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दैट्स एब्सोल्युटली ओके, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उस चीज़ की। सो ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। तो अगर आप डोनर स्पर्म भी लेते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं उसमें। हम रैंडमली किसी को भी नहीं ले लेते, हम उसकी काफ़ी सारी बीमारियाँ देखते हैं, हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, हम उसकी जीन्स देखते हैं, सब चीज़ देख के करते हैं, और ये कंप्लीटली गोपनीय रहता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई डोनर स्पर्म ले रहे हो तो और आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने फैमिली को या फिर बाकी लोगों को बताने में, लेकिन ये सबको पता चल जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप डोनर स्पर्म ले रहे हो वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगा, इट स्टेज इन द रूम ऑफ डॉक्टर बिटवीन यू एंड योर डॉक्टर। और इसकी पूरी प्रोसीजर होती है ऑफिशियल, उसके थ्रू ही हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं हवा में नहीं हो रहा होता है। सो अगर आपको पिता बनना है तो आप डोनर स्पर्म से कर सकते हैं। अगर डोनर स्पर्म में भी नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, या फिर आप डोनर स्पर्म नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन एक और है, और उसे हम कहते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन में अभी भी बहुत अमेजिंग इसलिए कह रही होती हूँ क्योंकि आपको चाहिए था बेबी और एक बेबी को चाहिए फैमिली, और ये दोनों फुलफिल हो जाता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में हैं। एक तो उनका रीज़न ये होता है कि या तो रेप विक्टिम्स के बेबीज़ होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उन्हें किसी सेक्स डिफ्रेंशिएशन के कारण रख दिया जाता है वहाँ पे। घर वालों को चाहिए था लड़की, हो गया लड़का, अलग कर दिया, क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें एजुकेटेड नहीं थे। या फिर उन्हें चाहिए था लड़का, हो गई लड़की, अलग कर दिया, ऐसे। या फिर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो, और कोई आगे पीछे होता नहीं है तो उन्हें वहाँ रख दिया जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास डेस्परेट बेबीज़ हैं हु आर इन नीड ऑफ फैमिलीज, एंड यू आर इन नीड ऑफ अ बेबी। अगर आप थोड़ा कंसिडर करो तो आप उन्हें भी अपने साथ उन्हें भी अपना बेबी बना सकते हैं, एंड यू विल स्टिल बी अ फादर। तो आप फादर तब भी बन सकते हैं, आपके पास एक बेबी तब भी हो सकता है। एंड इन अ लॉन्ग रन इन रियली डज नॉट मैटर ये मेरा खून है किसी और का खून है, मेरा स्पर्म है किसी और का स्पर्म है, क्योंकि एक बॉन्ड जो डेवलप होता है ना वो सबसे ब्यूटीफुल होता है। सो अडॉप्शन को प्लीज़ कंसिडर करो, इसका भी लीगल वर्क होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप फिर भी पिता बनना चाहते हैं तो हाँ, आप सिंगल फादर भी बन सकते हैं, आप सिंगल मदर भी बन सकते हैं, उसका भी पेपर वर्क होता है। थोड़ी लीगैलिटीज़ इसमें ज़्यादा होते हैं बिकॉज ये अथॉरिटीज़ को ये समझना होता है कि आप सिंगल हैंडेडली अपनी बेबी की केयर कर पाते हो क्या। अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो गया तो कोई और रहेगा क्या इनकी केयर करने के लिए, कुछ रहेगा क्या। तो दीज थिंग्स मैटर, और वो सारे पूरे प्रोटोकॉल के थ्रू आप बेबी रख सकते हैं। वी हैव एग्जाम्पल्स of this, we have तुषार कपूर, we have सुष्मिता सेन जो सिंगल पेरेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो येस, यू कैन ऑलवेज बी अ फादर। सॉल्यूशन जो आप कह रहे हो खुद के स्पर्म के थ्रू अगर ना हो पाए तो उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, प्लीज़ गो अहेड। डॉक्टर, बहुत सारे समाज में मिथ्स है अभी भी, जैसे कि काली बिल्ली को नहीं देखना चाहिए, काजल नहीं लगाना चाहिए बेबी को, और जिन बच्चों के शरीर पे ज़्यादा बाल होते हैं तो मदर को ज़्यादा उल्टी की प्रॉब्लम आती है। तो ये सिर्फ मिथ्स है या इसमें कुछ है रियलिटी? तो ये ना अधूरा ज्ञान है। काली बिल्ली को नहीं देखना चाहिए, गलत। एनी काइंड ऑफ स्ट्रे एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जो क्लीन नहीं रहते हैं, उनके पास जाने को, छूने को हम थोड़ा सा मना करते हैं, क्योंकि उनमें पैरासाइट्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शंस होते हैं जो मदर को लग सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कोई रंग की बिल्ली वगैरह। काली बिल्ली नहीं होना चाहिए। एक्चुअली उसका होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है एक इन्फेक्शन, वो बिल्लियों में होता है, तो उनकी पूप के थ्रू बाहर आता है, पूप यानी पोटी के थ्रू बाहर आता है। तो ये हर जानवर का काफ़ी सारे जो इंटेस्टाइनल रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं ना वो पॉटी के थ्रू ही बाहर आते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी हो तो आप, अगर आपके कोई घर के एनिमल्स हैं तो उनकी आप वैक्सीनेशन रखो, उन्हें क्लीन रखो, उन्हें अपने बेड पे मत सुलाओ प्रेगनेंसी के दौरान, और अपनी हाइजीन मेंटेन करो। अगर नहीं कोई बाहर का एनिमल है, आप उन्हें फीड वगैरह करते हैं, यू कैन कंटिन्यू फीडिंग बट डोंट गो वेरी क्लोज, क्योंकि इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा ट्रांसमिट होता है ऐसा। नेक्स्ट चीज़ आपने कहा कि काजल लगाना चाहिए। काजल ना लगाने का ये रीज़न हम कहते हैं कि देखो, सौंदर्य आपको उस छोटे से बच्चे का तुरंत शुरू करने के लिए आप उसकी आंखों को एक जोखिम में डाल रहे हैं ना। हमारे पास इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो काजल के थ्रू फैलता है।
काजल आप बोलो कि नहीं मेरा तो कंपनी का काजल है, घर का बनाया नहीं है, या फिर आप बोलो नहीं मेरा बाहर का नहीं है, मैंने अंडर एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड सेप्टिक प्रिकॉशंस मैंने घर में बनाया है, बट हाउ डू यू नो वो इन्फेक्शन दिख थोड़ी रहा है, उसमें कोई फंगस आनी थोड़ी ना ज़रूरी है बताने के लिए कि इन्फेक्शन है। इसलिए ये जो भी सौंदर्य का चीज़ होता है ना, आप बच्चे को तुरंत मत करो, उसे बड़ा हो जाने दो, वो लगाएगा ना काजल अपना बड़ा होने के बाद, लड़का हो या लड़की हो, तुरंत मत करो, उसकी आंखों से दूर रखो। और आपको फिर भी अगर लगाना ही है तो आप ये कर लो, यहाँ लगा लो, वाटर लाइन में मत लगाओ, लेकिन दूर लगा लो, आप अपनी खुशी पूरी कर लो, उसकी वाटर लाइन पे कुछ मत लगाओ। कीप इट क्लीन। इन्फेक्शन वहाँ होता है तो उसका अलग ट्रीटमेंट जाता है, उसकी आंखों को जोखिम में मत डालो। अच्छा खासा बच्चा आपको मिला है जिसकी आंखें अच्छी हैं, आप उसको ऐसे करके मत प्रॉब्लम मिलाओ, क्योंकि इंडिया में भर भर के काजल लगा दे, सारी नज़र वो इस बच्चे पे आगे लगनी होती है। इंडिया के बाहर नज़र ही नहीं लगती किसी को। टीका लगा लो, आप यहाँ कहीं टीका लगा लो, उससे भी नज़र नहीं लगेगी आपके बच्चे को, अगर आपको ऐसा है तो। नेक्स्ट आपने कहा मुझे कि बच्चे के बाल होना और उल्टियाँ आना। ये तो ऐसी एक है लोगों के बीच की सेइंग है। रीज़न एक्चुअली ऐसा है कि अगर माँ को ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं तो उसका बालों से तो उतना रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ उसका जेंडर से ज़रूर रिलेशन है। हमने देखा हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम, यानी कि उतनी उल्टियाँ होना ग्रेविड स्टेट यानी प्रेग्नेंट स्टेट में, जो मदर के रोज़मर्रा के काम को रोक दे रही है या फिर हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रही है। तो उन महिलाओं को जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी ना, हमने उनका ऐसा सेंसस निकाला। ये हमारे पास 100 महिलाएं हैं जिनको हद से ज़्यादा उल्टी हुई थी, हाइपर एमेसिस वाले स्टेट में पहुंच गई थी। इनकी डिलीवरी हुई तो क्या हुआ, तो हमने देखा कि उसमें ना फीमेल बेबीज ज़्यादा हुए थे। थोड़ा सा रिलेशन उसका जेंडर से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनों को उल्टी हुई वो सब फीमेल्स थे बच्चे। प्रेगनेंसी में उल्टी होना इज़ ओके। और एक है कि शहद नहीं चटाना चाहिए, बोtulinum टॉक्सिन। आपके बच्चे का मीठा बोलना, आपके बच्चे की ज़बान में सरस्वती रहना उस शहद से नहीं है रिलेटेड। आप उसकी परवरिश भी वैसे कर सकते हैं जिससे वो अच्छा बोलना सीखे, मीठा बोले, उसकी ज़बान में अच्छी निकले, मधुर हो। शहद से नहीं होता कुछ चीज़। हम शहद मना करते हैं क्योंकि उससे एक टॉक्सिन होता है जो ट्रांसमिट होता है बच्चे में। और आप कहते हो कि मैंने इत्तू सा चटाया, सब लोग नहीं चटाएंगे। आप सब इत्तू सा चटाओगे तो उसका तो मात्रा ज़्यादा हो गई। और टॉक्सिन अगर है तो मैं इत्तू सा और उत्तू सा क्या होता है, कुछ नहीं होता, नहीं चटाओ, मत करो। डॉक्टर आपको बता रहे ना क्या क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सब हम टूवर्ड्स द साइंस जा रहे हैं इसलिए हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ दे रहे हैं। मिथ की बात हो रही है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आपको एज ए ट्रेडिशन आप तक आई है, आप खुद उसे चूज़ करो, राइट और रॉन्ग। अगर कोई चीज़ आपको विद टाइम पता चल रही है इट्स नॉट गुड इनफ, तो आप सिर्फ ट्रेडिशन के नाम पे क्यों करना चाहते हो ना। जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि अब पीरियड्स के दौरान आप पूजा मत करो, अरे इसका रीज़न अलग था। लोग डिलीवरी के बाद माओं को दूर कर देते हैं मंदिर से, जैसे पनिशमेंट मिल गया हो, तुमने डिलीवरी कर ली, बड़ी गंदा काम किया। क्योंकि खून जा रहा होता है तो गलत बात है। हम पहले अलग इसलिए रखते थे बिकॉज हम उन्हें केयर देना चाहते थे, तो पहले हम बताते हैं। हमारे यहाँ पहले की जो भी पूजाएं होती थी ये ऐसी छोटी सी नहीं होती थी कि दिया जलाया, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, हो गई पूजा। पहले रोज़ रोज़ हवन होते थे, उसकी बड़ी सामग्री लगती थी, उसकी प्रिपरेशन घंटों की होती थी, पूजाएं घंटों की होती थी, उसके लिए सामान ये लोग खुद उठा के वगैरह लाती थी। तो जब आप पीरियड्स में हो तो यार एग्जॉस्टेड, आपकी बॉडी का ब्लड जा रहा है, आपकी डिलीवरी हुई और एग्जॉस्टेड ब्लड जा रहा है, आप डिलीवरी किए हो अभी। आपको ना एज अ मैटर ऑफ केयर एंड कंसर्न ऐसा होता था कि इन्हें इस वक्त यहाँ मत लाओ, इन्हें आराम करने दो। इट्स ओके अगर वो इस वक्त खाना नहीं बनाती हैं। खाना बनाने का भी पहले बड़ा होता था, बाहर से पानी लाओ कहीं दूर से, घर में बैठ के पूरा ऐसा किसो, खुद पूरा चूल्हे में बनाओ। अब नहीं होता, अब माइक्रोवेव में सब हो जाता है। रीज़न समझो हाँ और ना का कि क्यों हुआ था। आप पूजा कर सकते हो पीरियड्स के दौरान, बच्चा होने के बाद सारी पूजाएं कर सकते हो, सारे घर का आप कर सकते हो एज पर योर कंफर्ट एंड कंसर्न, नॉट कि भगवान गुस्सा हो जाते हैं। मैंने किया है सारा कुछ और भगवान मेरे से गुस्सा नहीं हुए हैं। तो आज हमने जाना पोस्ट डिलीवरी मैटरनल कंसर्न के बारे में। गर्भवती महिलाओं के साथ डिलीवरी हो चुकी महिलाओं को भी इस जानकारी से काफी लाभ मिल सकता है और डॉक्टर अनन्या के सुझाव से उन्हें मदद भी मिल सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग, सैनिटाइजेशन, एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटीज तथा अन्य मुद्दों पर हमने आज चर्चा की और हो सकता है कि आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों में से ऐसे उनके सवाल होंगे जिसके जवाब उन्हें ना मिले हो, तो हमें इस क्रमांक पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। अगले कार्यक्रम में डॉक्टर अनन्या आपके पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार दोपहर 12 बजे। तब तक खुश रहे तथा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नमस्कार। See you.